हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज का आपका चैप्टर है प्राकृतिक संपदा और ब्रह्मांड जीव। इसके अंतर्गत जो भी संकटाग्रस्त प्रजातियां हैं जीवों की, उनका अध्ययन करना है और साथ साथ प्राकृतिक संपदा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक जो है आपका प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा क्या होती है, यानी कि प्राकृतिक है, यानी कि प्रकृति के द्वारा हमें जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, जो भी चीज़ें मिल रही हैं, वही आपकी कहलाती है प्राकृतिक संपदा। प्रकृति से प्राप्त सभी वस्तुओं को प्राकृतिक संपदा कहते हैं। प्रकृति से मिलने वाली सारी वस्तुएं जिनका मनुष्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोग करता है, वही सारी प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधन आपके कहलाते हैं। प्राकृतिक संपदा का वर्गीकरण देखें तो प्राकृतिक संपदा को अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, पर हम यहाँ पर दो प्रकार देखेंगे। पहले है आपके नवीकरणीय और दूसरा है आपका अनवीकरणीय। नवीकरणीय में कौन कौन से आते हैं? तो नवीकरणीय में ऐसी संपदाएं आएंगी जो समाप्त न होने योग्य हैं, यानी कि ये समाप्त नहीं होंगी। और अनवीकरणीय में ऐसे संसाधन या ऐसी संपदाएं आती हैं जो समाप्त होने योग्य हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं होगा जब तक पृथ्वी रहेगी, सूर्य रहेगा तब तक। वायु हो गई, जब तक जीवन है वायु समाप्त नहीं होने वाली। जल हो गया, ये भी समाप्त नहीं होगा, समुद्र के जल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो भूमिगत जल है वो समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके से हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो जल्दी ही क्या है, समाप्त होने की कगार पर है। नेक्स्ट आते हैं अनवीकरणीय में। तो यहाँ पर आपके वन हो गए, पेड़ पौधे हो गए। जिस तरीके से पेड़ों की कटाई की जा रही है, धीरे धीरे वन भी समाप्त होने की कगार पर हैं और समाप्त होने योग्य भी हैं ये। खनिज में आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, तांबा हो गया। एक टाइम के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए क्या है, जितना हो सके हम इनका दुरुपयोग ना करें, कम से कम इस्तेमाल करें, जिससे क्या है भविष्य में इनकी कमी ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संपदा के नष्ट होने का कारण। तो सबसे बड़ा कारण तो कौन है? मनुष्य का हस्तक्षेप ही प्राकृतिक संपदा के नष्ट होने में योगदान कर रहा है, क्योंकि मनुष्य बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संपदा में हस्तक्षेप कर रहा है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। पहला क्या है आपका, इसमें आप नोट कर सकते हैं। पहले पॉइंट में आप सीधे सीधे यही लिख सकते हैं, मनुष्य का अत्यधिक हस्तक्षेप। दूसरा पॉइंट बन जाएगा आपका बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, सबको रहने के लिए आवास चाहिए, ठीक है। और आवास स्थान मिलेगा कहाँ? जो आसपास वन है, जो भी जंगल है, उनको काट कर वहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं रहने के लिए। तो इस उनकी वजह से भी क्या हो रहा है, प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है। दूसरा आपका ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा उच्च स्तरीय लाइफ स्टाइल। जो भी उच्च स्तरीय जीवन है, अच्छा जीवन जीने के लिए भी हम प्रकृति में हस्तक्षेप करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका युद्ध वगैरह से भी प्रकृति को हानि होती है। और तीसरा जो आपका चौथा पॉइंट था प्राकृतिक संपदा का दुरुपयोग, तो इसमें भी आप 2-3 लाइन अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। वैसे ये टॉपिक तो ऐसा है कि आप लोग इसको स्वयं पढ़ सकते, क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, पर फिर भी मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगला पॉइंट है आपका प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के उपाय। अब हम ऐसा क्या क्या करें कि जो प्रकृति हमारी वो संरक्षित बनी रहे, उसका दुरुपयोग ना हो, नष्ट ना हो। तो पहला ये देखो, इसमें आपको जल संरक्षण पढ़ना है, मृदा संरक्षण पढ़ना है, वन संरक्षण पढ़ना है। तो इसमें एक एक दो दो पॉइंट सभी में लिखे हुए हैं। बाकी के पॉइंट अगर एक आ जाता है, जल संरक्षण के बारे में लिखना है, तो 2-3 पॉइंट आप अपनी तरफ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए जल को कैसे संरक्षित करेंगे? तो पहला है आपका वर्षा जल का संचयन करना, ठीक है। वर्षा का जो जल है उसको हम संचित करें। दूसरा है जल का दुरुपयोग ना करें। तीसरा होगा कुओं तालाबों की नियमित सफाई करनी चाहिए। और चौथा हो जाएगा आपका नलों टंकियों की समय समय पर मरम्मत करनी चाहिए। जैसे आसपास आपने देखी होंगी जो टंकियां वगैरह या नल होते हैं वो कुछ ढीले होते हैं, तो उनसे क्या है, पानी धीरे धीरे टपकता रहता है, वेस्ट होता रहता है। तो जो भी नल वगैरह हैं उनकी समय समय पर क्या होनी चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए। अगर मृदा संरक्षण की बात करते हैं तो मृदा संरक्षण के लिए क्या चाहिए कि अधिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग ना करें, प्राकृतिक खाद का ही प्रयोग करें, जैसे गोबर की खाद वगैरह हो गई, इनका ही प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा है आपका घर निर्माण के लिए पेड़ों को ना उखाड़ें। अगर हम ऐसी जगह पे घर बनवा रहे हैं जहाँ कोई पेड़ हमारे घर जो हम बना रहे हैं उस एरिया में अगर आ रहा है बीच में, तो कोशिश करें कि उस पेड़ को ना काटे, कुछ ऐसी डिजाइन, कुछ ऐसा शेप दे दें कि पेड़ वहाँ पर लगा रहे और हमारा घर भी बन जाए। और बहुत से लोग ये करवाते भी हैं कि जिस जगह वो घर बनवा रहे हैं, पेड़ अगर वहाँ आ रहा है तो उस पेड़ को कटवाते नहीं है, पेड़ बना रहता है और साथ साथ अपना घर भी बनवा लेते हैं वो, ठीक है। वो जो आपका नेक्स्ट है टॉपिक वो क्या है, वनों का संरक्षण। तो वनों को संरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए, जितना हो सके अधिक से अधिक हम वृक्ष लगाएं।
और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, और कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें किसी पेड़ को उखाड़ना पड़ रहा है, तो हम क्या करें, उस पेड़ को वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह भी उसको स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज संसाधनों का संरक्षण। खनिज संसाधन का मतलब क्या है, इसमें आपकी जो भी कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तांबा, एल्यूमिनियम, जो भी खनिज हमें ज़मीन से प्राप्त हो रहे हैं, इनका संरक्षण। तो इनके संरक्षण के लिए पहला पॉइंट तो यही है कि इनका दुरुपयोग ना किया जाए और जितना हो सके इनका कम से कम हम प्रयोग करें। जब आवश्यकता पड़ती है तभी हम इनका उपयोग करें, क्योंकि इनके भंडार क्या हैं, सीमित हैं। ज़्यादा उपयोग करेंगे तो धीरे क्या है, जल्दी ये समाप्त हो जाएंगे, और धीरे धीरे उपयोग करेंगे तो काफ़ी टाइम तक ये चलेंगे, इसीलिए इनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। अगला टॉपिक है आपका ब्रह्मांड में जीवों का विलुप्तीकरण। तो ब्रह्मांड में जो जीव हैं, जीव का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, पॉइंट तो पहले ये समझना चाहिए, क्योंकि जो जीव हैं और पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है, जो पारिस्थितिकी होती है, इसके संतुलन के लिए आवश्यक है, पेड़ पौधों का होना भी और जीव जंतुओं का होना भी। ठीक है, तो यही है, ब्रह्मांड में जीवों का संरक्षण करना जीवों का संरक्षण करना अनिवार्य है, क्योंकि यही जीव पृथ्वी पर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्योंकि पारिस्थितिकी में होता क्या है, एक जंतु दूसरे जंतु पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है। अब संकटापन जीव जंतुओं की बात करें तो संकटापन का मतलब क्या है कि ऐसे जीव जंतु जो बहुत तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको ही हम बोलते हैं संकटापन, यानी कि उनकी प्रजातियों पे क्या है, संकट है, जल्दी ही वो क्या है, दिखाई देना बंद हो जाएंगे। तो नोटिस कर रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों से अनेक जीव जंतुओं की संख्या तेजी से लुप्त होती जा रही है। इन्हें क्या कहते हैं, संकटाग्रस्त जीव कहते हैं। वैश्विक स्तर पर इन जीवों और पौधे भी हैं ऐसे कुछ पौधों की एक सूचीबद्ध आंकड़ा तैयार किया जाता है, जो आंकड़ा आपका रेड डाटा बुक में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, जो आंकड़ा है वो किस में प्रकाशित होता है, रेड डाटा बुक में प्रकाशित होता है। और ये जो बुक है आपकी कौन प्रकाशित करता है, IUCN के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। ठीक है, अब भारत में संकटाग्रस्त जीव कौन कौन से हैं, तो आपका शेर हो गया, एशियाई चीते हो गए, बाघ हो गए, सफ़ेद तेंदुआ, गैंडे वगैरह ये। ठीक है, कुछ संकटाग्रस्त प्रजातियां और भी हैं, जैसे आपका गिद्ध के बारे में आपने बहुत सुना होगा, अब तो ये देखने को मिलते भी नहीं है। बाघ, घड़ियाल, जंगली उल्लू, गुलाबी सिर वाली बतख, नामदफा उड़न गिलहरी, ये सभी क्या है, संकटाग्रस्त जीव है। और बहुत सारे जीव है संकटाग्रस्त, ऐसा नहीं कि इतने लिख दे, यही है, बहुत सारे, बस आपको एक आध नाम पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी में क्वेश्चन आया कि किन्हीं 4 संकटाग्रस्त जीवों के नाम लिखो, तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जीवों के विलुप्तीकरण का कारण क्या है, तो पहला कारण है प्राकृतिक आपदा। जैसे जहाँ ये रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये वनों और जंगलों में रहते हैं, और बाई चांस कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जंगल में आग लग जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे जीव जंतु अपना जीवन गंवा देंगे। तो प्राकृतिक आपदा भी इनके विलुप्तीकरण का एक कारण है। दूसरा हो जाएगा रोग, जो संक्रामक रोग वगैरह जंतुओं में भी होते हैं, जैसे मनुष्यों में होते हैं, वैसे ही रोग भी इनकी विलुप्तता का कारण है। तीसरा है शिकार। आपने देखा होगा बहुत से जो लोग हैं वो जीव जंतुओं का शिकार बहुत कर, जैसे मोर वगैरह का भी शिकार होता है, तो शिकार भी क्या है, इनके विलुप्तीकरण का एक मेन कारण है। और चौथा है आपका पर्यावरण का प्रदूषित होना, ये भी इनके जीवों के विलुप्तीकरण में कारण बनता है। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट है, अगर इसमें आता है लिखने को तो आप अंदर अपनी भाषा में इसमें थ्योरी लिख सकते हैं। चलिए कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। पहला आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये आपका 1972 ईस्वी में आया हुआ है। IUCN की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, थर्ड आपका नोट पॉइंट है भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में, और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में। ये है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और ये है वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन दिवस कब मनाते हैं, तो वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस आपका 22 मार्च को होता है, और इसके बाद पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल, और जैव विविधता दिवस आपका 22 मई। तो याद रखो, मार्च, अप्रैल, मई की जो 22 तारीख है, उसमें सबसे पहले हमने जल दिवस मनाया, जल ही जीवन है ना, तो जल दिवस मनाया, फिर हमने पृथ्वी दिवस मनाया, और उसके बाद हमने पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी जैव विविधता है उनका दिवस मनाया। इस तरीके से ट्रिक से याद कर लो, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों तिथि आपकी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ वन दिवस भी देख लेना। आज बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर में बहुत कुछ दिया है पर इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और जो भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे
जल संसाधन का संरक्षण आपको लिखने को आया। जल संसाधन क्या है, तो नदी, तालाब, झरने, ये सब अपनी अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको नहीं करा रही हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में। जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपका करा दिया है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है कार्बन व उनके यौगिक। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जिन बच्चों ने पेड मतलब जो पीडीएफ है वो परचेज़ कर लिए, तो देखिए जितने भी आपके लेक्चर हो चुके हैं सभी की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। मैं कोशिश करूँगी कि 20 तारीख तक, ठीक है, 20 अप्रैल तक आपका सिलेबस साइंस का कंप्लीट हो जाए और बाकी सब्जेक्ट का भी। तो आपको फिर जो है एक साथ सारे सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक जितनी आपको पीडीएफ मिल गई है आप उनसे अपनी पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको निकलवानी है तो आप बस 1-2 दिन का वेट और कर लीजिए। फिर भी अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो आप लेक्चर वाइज भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको 20 तक मैं कोशिश करूँगी कि 20 को मैं आपको सारी पीडीएफ जो भी हैं आपकी सब्जेक्ट वाइज साइंस की पूरी का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।